संजय सिंह का वोट कटा नहीं है, लेकिन अपने बूथ पे पहुंचे तो बोला था यहाँ तो आपका वोट नहीं, आप जाइए। तो ये एक तरीके का सीधा चुनावी घोटाला है। बीच में बहुत हाइप था शीशे में। उन्होंने कहा ये आगे के सीएम के लिए भी जो बना था बाद में बनाता रहता। उन्होंने क्यों दिल्ली में वैक्सीन स्कीम सारी, इससे दिल्ली में बढ़ नहीं रही। क्या ये लालच नहीं है? गंजे को भी कंधी दे सकते हैं। जो इंसान दिल्ली में रोड पर चल रहा है और चलते चलते से जबरदस्ती 10 सिगरेट पीनी पड़ रही है, जबरदस्ती वो धुआं अंदर जा रहा है। अगर रोड मैप है आगे पोल्यूशन के लिए, देखिए रोड मैप जिले माहौल आपका बहुत ज्यादा अच्छा बनाया के टिकट लेके आए, फिल्म पिक्चर हॉल में टिकट बेचता था, चिड़चिड़ी में था। जो पिलाएगा विस्की में प्रोटीन। आजकल पॉपकॉर्न पॉलिटिक्स बहुत चल रही है। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या टेक है इस पर, जो भी पॉपकॉर्न के ऊपर जो टैक्स की बातें चल रही है। देखिए ऐसा है कि हमारी वित्त मंत्री जी से आप कहिए कि टमाटर का दाम बढ़ गया, वो कहती हैं हम टमाटर नहीं खाते। उनसे आप कहिए प्याज का दाम बढ़ गया, तो कहती हैं हम प्याज नहीं खाते। लहसुन का दाम बढ़ गया जी, लहसुन नहीं खाते। दाल का दाम बढ़ गया, दाल नहीं खाते। तो जिस वित्त मंत्री के अंदर महंगाई को लेके कोई गंभीरता ही नहीं है, वो पॉपकॉर्न पे टैक्स बढ़ाएंगी या दाल महंगी कर देंगी या चीनी महंगी कर देंगी, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल इस सरकार को ही फर्क नहीं पड़ता। पॉपकॉर्न की जब मैं बात कर रहा था तो मुझे एक चीज ध्यान में आती है, सिनेमा हॉल। और सिनेमा हॉल और आपका बहुत ज्यादा एक रिश्ता बनाया जाता है सोशल मीडिया पे। खैर वो मैं बाद में पूछूंगा, बट स्टिल मैं अभी खत्म कर लीजिए। नहीं, इसके बाद पूछता हूँ। अच्छा, मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिनेमा हॉल में जब हम मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो उसमें ना अक्षय कुमार का ऐड आता है कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है। दूसरा है जब भी कोई स्मोकिंग का सीन आता है, स्मोकिंग किल्स। पर उसका क्या कि जो इंसान दिल्ली में रोड पर चल रहा है और चलते चलते उसे जबरदस्ती 10 सिगरेट पीनी पड़ रही है, जबरदस्ती वो धुआं अंदर जा रहा है। पब्लिक दिल्ली क्यों आपसे क्वेश्चन ना पूछे? एकदम ठीक बात है, बिल्कुल पूछना ही चाहिए। 10 साल से हम हैं, लेकिन नंबर ऑफ डेज जो आंकड़े मौजूद है वही बात आप करेंगे ना। नंबर ऑफ डेज पॉल्यूशन के लगातार दिल्ली में कम हुए हमारे शासन में। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं आपसे। पंजाब में हमारी सरकार बनी, वहां पे पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई जब से हमारी सरकार बनी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहां पर पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई। स्टैटिस्टिकली पराली का बहुत कम कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन में। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजों का है। कई बार हवाएं भी नहीं चलती हैं, उसके कारण से प्रदूषण टिक के रहता है। तो बारिश हो जाती है तो आप देखते हैं अचानक खत्म हो गया प्रदूषण। लोग बोलते हैं कि पहले ये था कि भाई पंजाब 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 से आ रहा है, अब पंजाब भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है। तो लोग सोचने पे ये मजबूर है कि जब दो स्टेट हैं जहां पर पहले ये था कि दिल्ली में पोल्यूशन पंजाब की वजह से है, तो फिर ऐसा क्यों कि अब ये बोला जा रहा है कि नहीं अब हरियाणा और यूपी भी। तो चेक कीजिए ना आप भाई, पंजाब में हमारी सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए, पराली की घटनाओं को रोकने के लिए, जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, ये चेक कीजिए ना। तब तो आप हमसे बात करेंगे। अगर हमने गलती किया बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अगर रोड मैप है आगे पोल्यूशन के लिए, देखिए रोड मैप मतलब सही बातें अगर कहूं, बिना झूठ बोले, बिना घुमाए फिराए, तो जब तक इसमें सारी सरकारों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक आप प्रदूषण दिल्ली का कम नहीं कर सकते। ये कटु सच्चाई है जो मैं आपसे बोल रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो सहयोग हमको मिलना चाहिए, नहीं मिलता। बावजूद इसके हमने अपने स्तर पे जितना प्रयास हो सका दिल्ली को प्रदूषण से रोकने के लिए हमने किया। जैसे बीजेपी का एक चलन हो गया कि इनका हाथ पैर बांध के इनको स्विमिंग पूल में फेंक दो और फिर बोलो कि देखो तो इसको तो तैरना ही नहीं आता। पूरा समय तो आपसे झगड़ा करने में जाता है। एक एक चीज को पास कराने के लिए हमें धरना देना पड़ता। अगर काम करवाने में इतनी दिक्कत है तो फिर पब्लिक एक ऐसी पार्टी को वोट क्यों ना दे जो आसानी से काम कर देगी? कहाँ काम कर रहे हैं? अब बताइए, 15 साल एमसीडी में रही बीजेपी, उसने कोई काम किया? 5 साल दिल्ली में विधानसभा में रही है बीजेपी, क्या काम किया उनसे पूछिए ना। हम तो चाहते हैं उसका मूल्यांकन हो। ये बहुत अच्छी बात है। 15 साल एमसीडी में रहे, एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के अंदर। कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। वो कूड़े के पहाड़ बताते हैं कि बीजेपी ने क्या किया 15 साल में एमसीडी में रह के। तो इसलिए आप काम का कंपटीशन कीजिए, हम तो स्वागत करते हैं। चलो अब मैं उस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ जो सिनेमा हॉल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, सब लोग सुनते हैं आपको, मनोज झा सर को, दे आर लाइक अब कुछ कंटेंट मतलब प्रोडक्टिव चीज आएगी, कुछ मुद्दा आएगा,
अच्छी बात बोली जाएगी, बट फिर एक ऐसा नैरेटिव साथ में चलता है टिकट ब्लैक किया, जो आपको पता ही है। तो कैसे करते हैं आप सोचिए। उनको पता है कि ये आदमी हमें रोज टारगेट करता है, रोज परेशान करता है, मोदी के खिलाफ बोलता है, अडानी के खिलाफ बोलता है, अमित शाह के खिलाफ बोलता है। कहां से आया है? सुल्तानपुर से, एक छोटे से शहर। क्या करते हैं इसके फादर? टीचर है। मदर क्या करती हैं? टीचर थी, दोनों लोग रिटायर हो चुके हैं। तो ये किस बैकग्राउंड का लड़का है? एक सामान्य परिवार का है। तो क्या चिपक सकता है? कोई ऐसा छोटा मोटा घटिया सा आरोप इसके ऊपर लगा के इसके ऊपर चिपका दो। तो ये वहां से नैरेटिव शुरू किया इन्होंने कि टिकट ब्लैक किया है, फिल्म पिक्चर हॉल में टिकट बेचता था। तो मेरे पिताजी ने कितना कष्ट उठा के मुझे पढ़ाया, माइनिंग इंजीनियरिंग कराया उड़ीसा से। मेरी डिग्री फर्जी नहीं है, जब चाहेंगे मोदी जी मैं दिखा सकता हूँ। आप लोग पूछ लेते हो तो जवाब देता हूँ। ये ना एक बहुत यूथ में बहुत ये चीज है कि भाई संजय सिंह की कोई वीडियो आएगी तो नीचे कमेंट यही चलते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो यही। हाँ, तो वो पेड, उनको बेचारों को पैसे मिल जाते हैं 2 रुपए, मुझे क्या दिक्कत है? एक ट्वीट के अगर उन्हें 2 रुपए मिल रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे और गालियां दे जितना दे सकते हैं। लेकिन इसकी एक सीबीआई जांच तो बनती है कम से कम। क्या पता फिर आप फिर दोबारा जाना पड़ेगा। जाने को मैं तैयार हूँ। वो पिक्चर हॉल वाले बेचारे जो है वो, उनसे कम से कम पूछताछ हो, कुछ ईडी सीबीआई जाए। पर वहां लोग तो गए जरूर होंगे, मुझे लगता है सुल्तानपुर में पता करने कि भाई यहाँ था ऐसा कुछ या नहीं था। तो आप ये स्लोगन भी सुनते होंगे कि जो पिलाएगा विस्की वोट होगी उसकी। देखो, दुष्प्रचार किसी के भी खिलाफ किया जा सकता है। क्या कहा गया हमारे बारे में? कहा गया साहब इन्होंने गली गली में ठेके खोल दिए, गली गली में। आप बगल में नोएडा है चले जाइए, बगल में गुड़गांव है चले जाइए, दिन रात शराब की दुकानें खुली रहती हैं। अकेले नोएडा में, जो दिल्ली की आबादी की तुलना में बहुत कम है, 550 ठेके हैं शराब के। और दिल्ली के अंदर जो ठेकों की संख्या जब ये नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई उस समय थी, उससे कम हुई ठेकों की संख्या। लेकिन प्रचार हो गया कि साहब ये तो गली गली में शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। आखिर अगर कोई भ्रष्टाचार किया होता तो केजरीवाल जी के घर पे कुछ मिलता, मनीष सिसोदिया के घर पे कुछ मिलता, उनके गांव में मिलता, उनके बैंक के लॉकर में मिलता, मेरे घर पे कुछ बरामद होता। आपने सबको पकड़ पकड़ के डंडा चला के जेल में डाल दिया। मैं तो ये कहूंगा कि झूठ बोलने की जो मास्टरी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें वो कामयाब हुए। आप सोचिए क्या वादे करते थे ये लोग। इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा देश में, डीजल 40 रुपए में बिकेगा, पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा, काला धन तो इतना आ जाएगा, 300 लाख करोड़, पता नहीं क्या क्या फिकर देते थे लोग कि इतना काला धन आ जाएगा हवाई जहाज में भर भर के कि हर खाते में 15 लाख पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है कि झूठ बोलने की अगर कोई प्रतियोगिता कराई जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नंबर 1 पे बीजेपी आएगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी को, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं प्रधानमंत्री जी, इतना हुनर है उनके अंदर। आप सोचिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रचार में गए तो कहने लगे भाई गाय के गोबर से आपको हम रोजगार देंगे। मिल गया गाय के गोबर से रोजगार। तो लोगों के दिमाग में गोबर भर दिया उन्होंने, सोचने समझने की शक्ति छीन ली। एक क्वेश्चन तो ये है, ये अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड है। बीच में बहुत हाइप हुआ शीश महल। एज अ दिल्ली वाला ये कहना है लोगों का कि उन्होंने कहा ये आगे के सीएम के लिए भी यूज होगा, पर हम कहते हैं कि उन्होंने जो बनाता रहता, उन्होंने क्यों बनवाया? देखो, पहली बात तो आपको शायद पता नहीं होगा, 2014 में 117 करोड़ रुपए रमन सिंह जी के घर के लिए, मुख्यमंत्री आवास के लिए सैंक्शन हुआ था 2014 में। ये रिकॉर्ड है, उठा के चेक कर लीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री के साथ 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां, हजारों करोड़ का जहाज, 2.5 लाख का चश्मा, 10 लाख का सूट, इस पे आज तक दुर्भाग्य से 1 पैसे की कभी चर्चा नहीं होती। वहां 2-3 घटनाएं भी हुई जिसको हम लोगों ने कई बार बताया। घर पुराना हो गया था, कई जगह से छत गिरने की भी घटना हुई। गैर मुद्दों को, बीजेपी के लोग गैर मुद्दों को मुद्दा बना के सोचते हैं कि हम ध्यान हटा दें। दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि केजरीवाल ने उनके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का इंतजाम किया है, अच्छी सरकार चला के दिखाई है, आगे भी बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। उनके लिए ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बीजेपी बनाने की कोशिश करती है। लोग जानते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री का आवास है, जब उन्होंने खाली कर दिया, जब वो मुख्यमंत्री नहीं है तो। जैसे एक मॉडल होता था पहले एंटी इनकम्बेंसी का, कि लोगों को सरकार पसंद नहीं आती थी तो चेंज हो जाती थी। अब आया है प्रो इनकम्बेंसी, लेकिन वो आया जैसे लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में थी, फिर महाराष्ट्र में भी हुआ ये, और ये स्टार्ट आपने किया था सब। तो क्या ये लालची नहीं हुआ एक तरीके से? देखिए, ऐसा है कि
अगर आप 15 लाख करोड़ रुपए, जो छोटा अमाउंट नहीं है, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, चंद पूंजीपतियों का टैक्स माफ कर सकते हैं, एनपीए कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग जाते हैं, 10,000 करोड़ विजय माल्या लेके भाग जाता है, 6,000 करोड़ नितिन संदेशा लेके भाग जाता है, 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग जाता है, अगर आपसे जुड़े हुए अडानी लाखों करोड़ का व्यापार कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो इस देश के लोगों का हक नहीं है क्या? उसमें अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं होती जो आप करते हैं? और जब गरीब को हक देने की बात आती है, उसको थोड़ा बहुत राहत पहुंचाने की बात आती है, तो हर स्कीम का ये लोग विरोध करते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी जो कुछ भी तय करती है, वो पहले इस बात को देखती है कि हम इस वादे को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमने अपना आकलन कर लिया है कि इस योजना को हम पूरा करेंगे, और आखिरकार हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं, कोई घाटे का बजट तो नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारा जो तरीका है, नीति, नियत और नेता, तीनों हमारे अच्छे हैं। पर जो ये दिल्ली में वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं, इससे दिल्ली पे बर्डन नहीं पड़ेगा? देखिए, अर्थव्यवस्था का दो मॉडल है। एक तो ये है कि जनता से टैक्स लीजिए, खजाना भरिए, और वो खजाना अपने चंद दोस्तों के ऊपर लुटाइए। दूसरी अर्थव्यवस्था का मॉडल है जो केजरीवाल का है, कि टैक्स के नाम पे पैसा लीजिए, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मूलभूत जो इंसान की जरूरत है वो निःशुल्क कीजिए या बहुत सस्ते दामों पे कीजिए। उनके पास जो बचत होगी वो बाजार की अर्थव्यवस्था में खर्च करेंगे। तो जब आपका प्रधानमंत्री स्कूल बनाने की सोच नहीं रखता, अस्पताल बनाने की सोच नहीं रखता, सड़कें बनाने की सोच नहीं रखता, रोजगार देने की सोच नहीं रखता, अग्निवीर के जरिए 4 साल की नौकरी देके आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की सोच रखता है, तो वो प्रधानमंत्री जो शमशान और कब्रिस्तान बनाने की सोच रखता है, उससे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। लगभग 200 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में हिंदुस्तान डूबा हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो उस वक्त 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश के ऊपर है। ईवीएम की दिक्कत है, क्या ये सिर्फ एक रेंट है? और अगर नहीं, सच में ऐसा है, तो अभी तक कोई प्रूफ तो आया नहीं है। और क्या दिल्ली इलेक्शन में अगर आप जीत जाओगे तो उसके बाद भी ये मुद्दा रहेगा? भाई, दुनिया के जिन देशों ने ईवीएम को इजाद किया, ईवीएम को विकसित किया, आज वो सारे देश ईवीएम को छोड़ चुके हैं। वो ईवीएम के सहारे अपने यहाँ वोटिंग नहीं कराते, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। ईवीएम उनके यहाँ खत्म हो गया। कि अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं, इंसान है नहीं, बहुत लोकप्रिय हैं, और ये बात उनको तब पता चली जब उनकी माताजी का निधन हो गया, तो आप अगर इतने लोकप्रिय नेता हैं तो आप दोनों तरीके से जीतेंगे। ईवीएम से चुनाव होगा तब भी आप जीतेंगे, और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तब भी आप जीतेंगे। फिर पूरी की पूरी बीजेपी ईवीएम के पक्ष में क्यों खड़ी होती है? आपने कहा इसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है। अभी जो सामने प्रूफ है उस पर आप क्या बोलेंगे? विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में 6 महीने का गैप है। महाराष्ट्र में 75 लाख नए वोटर जुड़ जाते हैं और 46 लाख वोटर कट जाते हैं। ये क्या है? 6 महीने में 75 लाख वोट कैसे बढ़ सकते हैं? 6 महीने में वो 46 लाख लोग गलत कैसे हो सकते हैं जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लिया? बट इलेक्शन कमीशन में तो कुछ एक्शन लिया मैं वही बात आ रहा हूं अभी। अब तो तंत्र पे आता हूं बाद में। उसके बाद क्या है? आपने 3 तरीके से काम किया: वोट डिलीशन, वोट एडिशन और वोट की शिफ्टिंग। शिफ्टिंग और खतरनाक थी, जिसका किसी को पता ही नहीं चला। संजय सिंह का वोट कटा नहीं है, लेकिन अपने बूथ पे पहुंचे तो बोला था यहां तो आपका वोट नहीं, आप जाइए बूथ नंबर 115 पे। अब हमें इतनी फुर्सत तो है नहीं कि हम जाके बूथ खोजें कहां वोटिंग हो रही है, तो वोटर जाके घर बैठ गया। ये भी हुआ महाराष्ट्र के अंदर। एक बूथ है, बूथ नंबर 117 तुगलकाबाद में, कुल 1300 वोट है, 554 वोट कटवाने की एप्लीकेशन पड़ गई। तो ये एक तरीके का सीधा चुनावी घोटाला है जो दिखता है, जिसमें आप कह रहे हैं कि प्रमाण भी है, सबूत भी है, सब कुछ है। तो ये तो मतलब कभी फिर इलेक्शंस आपके अकॉर्डिंग फेयर होंगी नहीं। और अगर ऐसा हुआ है तो दिल्ली में क्यों जीते? मैं तो कह रहा हूँ पर्चियां गिनवा दो भाई। वीवीपैट की पर्चियां तो गिरती है ना नीचे, तो आप वो पर्चियां काउंट करवा दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? 2 दिन 3 दिन काउंटिंग होगी, पहले भी तो होती थी। बैलेट से चुनाव करा दीजिए।
ऐसा क्यों है कि हरियाणा में आप लोग साथ नहीं लड़े कांग्रेस के? तो एक आर्गुमेंट जो सोशल मीडिया पे भी आता है और नॉर्मली भी, कि हरियाणा में कांग्रेस बड़ा भाई के रोल में थी, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो दिल्ली में तो आप बड़े भाई के रोल में हो, तो आप भी दे सकते हो। और दूसरी चीज, क्या गुजरात इलेक्शन जब होंगी, क्योंकि वहां पे आप इमर्जिंग पार्टी हो, क्या आप वहां पे भी साथ लड़ोगे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कन्वीनियंस की है क्या पॉलिटिक्स। मैं महाराष्ट्र में हमने बिना शर्त समर्थन दिया। हमें नहीं कहते कि हम कोई वहां पे बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हर जिले में आम आदमी पार्टी का संगठन है, मुंबई में संगठन है। लोकसभा का चुनाव 14 में हम लड़े थे, हमें 2-2 लाख वोट भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मिले हुए थे। 1-2 सीट वो लोग दे भी रहे थे, उसको भी हमने मना कर दिया, नहीं हम आपके पक्ष में प्रचार करेंगे। उसके बाद आइए हरियाणा, खुद राहुल गांधी जी ने क्लियर किया कि हाँ भाई गठबंधन होना चाहिए। उसके बाद वो बाहर चले गए और नीचे की लीडरशिप ने, या जो कुछ भी हुआ अंदर की उनकी पॉलिटिक्स वही बता सकते हैं, अंत तक हमें लटका के रखा। 6 सीट देंगे, 5 सीट देंगे, 4 सीट देंगे, तो 4 या 3 सीट पे बात फाइनल हो गई और उसके बाद अपनी बातों से पलट गए। ना हमने राहुल गांधी के खिलाफ बोला, ना प्रियंका गांधी जी के खिलाफ बोला, ना सोनिया गांधी जी के खिलाफ बोला। हम अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। दिल्ली में क्या कर रहे हैं लोग? वो वही काम कर रहे हैं कि जिससे आम आदमी पार्टी का नुकसान। आप बताइए, पैसा बांट रहा है प्रवेश वर्मा और शिकायत किसके खिलाफ दर्ज करा रहे हैं? केजरीवाल के खिलाफ FIR करा रहे हैं। पैसा बांट रहा है सिरसा और शिकायत किसके खिलाफ करा रहे हैं? आतिशी के खिलाफ करा रहे हैं, थाने में FIR दर्ज करा रहे हैं। एक लाइन में आप बताना कि अगर आपको होम मिनिस्टर बनाया जाए आज की डेट में, तो 2 सबसे पहले डिसीजन आपके क्या होंगे? देखिए, मेरा अपना मानना है कि मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि इस देश में एक ऐसा कानून बने या ऐसे कानून लागू हो जिसमें ये जो गुंडागर्दी देश भर में चल रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए और इस तरह की छूट नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, मैं देख रहा था कि 25 दिसंबर को जब लोग चर्च में अपनी पूजा कर रहे हैं, तो आप बाहर भीड़ इकट्ठा करके हल्ला कर रहे हैं। इससे भारत की छवि दुनिया में क्या बनती है? But do you think हम मिनिस्टर को बोलना चाहिए? हम बिल्कुल बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? किस विचारधारा के लोग हैं जो हंगामा करते हैं? नहीं, आज की डेट में आप 2 डिसीजन जो अगर आप आज की डेट में होम मिनिस्टर हो तो क्या लोगे? देखिए, पहली बात तो मैं ऐसी किसी गलत फहमी में नहीं हूँ, राज्यसभा का सांसद हूँ, उस हैसियत से जो मुझे बोलने को मौका मिलता है मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरी अपेक्षा ये होती है कि देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी जब वक्त आएगा तो देखेंगे। ठीक है, अब मैं ना आपको बस 5 कुछ वर्ड्स बोलूंगा, एक वर्ड में आप बताना जो भी पहले आपके दिमाग में सुनते ही आता है। निर्मला सीतारमण। चिड़चिड़ी नेता। रेवड़ी। रेवड़ी तो अरविंद केजरीवाल की है। इंडिया अलायंस। मुझे लगता है कि कांग्रेस को लेके अब सारे घटकों को सोचना पड़ेगा। अखिलेश यादव। एक अच्छे नेता हैं और सूझबूझ के नेता हैं, विकास की सोच है उनकी। हाँ, शराब घोटाला। शराब घोटाला एक मनगढ़ंत भाजपा की कहानी थी जो कूड़ेदान में चली गई। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। सेल्फी का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और आगे ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस को एंजॉय करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।